Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the composition of enzymes. Let's start. स्टूडेंट्स एंजाइम की कुछ कंपोजिशन देख लेते हैं उसके फिजिकल और कुछ केमिकल एतबार से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंजाइम जो कि एक प्रोटीन इन नेचर है, ज्यादातर एंजाइम्स डियर स्टूडेंट्स दे आर सोलली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, मतलब कि दे आर प्योरली मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स। और कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनको सही तरह से काम करने के लिए एक को फैक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस एतबार से देखें तो हम जब एंजाइम को एक ब्रॉड वे में कैटेगराइज करते हैं उसकी कंपोजिशन के एतबार से, तो एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इसको हम एपो एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, सिंपली एपो एंजाइम भी कहते हैं। आगे चलकर मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करूंगा। ये बरल इसके लिए मार्कल एमसीक्यूज के लिए कि जो प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम है उसको एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसको हम को फैक्टर कहते हैं। को फैक्टर क्लियर। चले अब जरा प्रोटीन पार्ट की पहले जरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोबुलर पार्ट और एक्टिव साइट। सो लाइक दिस, so this is the globular part and here is the active site। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो मेजर हिस्सा है जिसमें ज्यादातर अमीनो एसिड्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर पार्ट। और ये छोटा सा जो हिस्सा है, ये वाला छोटा सा हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज, दिस वन इज द एक्टिव साइट। तो पहले जरा देख लेते हैं। द ग्लोबुलर पार्ट कंसिस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अमीनो एसिड्स। चूंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, सो ज्यादातर अमीनो एसिड्स होंगे इस ग्लोबुलर पार्ट के अंदर होंगे, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर एंजाइमेटिक फंक्शनिंग। ठीक है, ये मेजर हिस्सा यही है, लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज बेरिंग हिस्सा होता है। अब चार्ज्ड एरिया ओवर द एंजाइम, अ स्मॉल पोर्शन, सो डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट हैविंग 3 to 12 अमीनो एसिड्स। यहाँ पर नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना है? 3 से 12 सिर्फ। दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिव साइट। इसको एक्टिव साइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही वो साइट है जो कि सबस्ट्रेट के साथ आकर, जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करना है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना है, यही वो साइट है जिसने सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सो दैट इज द रीजन दिस साइट इज कॉल्ड एज एक्टिव, मतलब कि यहां पर कोई एक्टिविटी हो रही है। द सबस्ट्रेट अटैच टू एक्टिव साइट, जब भी कोई सबस्ट्रेट आकर इसके साथ अटैच होगा टू एक्टिव साइट, तो किस तरह से अटैच होगा? बाय नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। बाय नॉन, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हो गया तो परमानेंटली उसको ब्लॉक कर देगा एक्टिव साइट को। ये बाय दे अटैच टू द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड और बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, तो ताकि बाद में वो उतर कर और उसमें उसको प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट किया जा सके। अब दोस्तों जो एक्टिव साइट है ये फर्दर दो रीजन्स में मुश्तमिल है। इट इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, this region and this region is the binding site। ये एक्टिव साइट की आगे दो यानी कि इसकी डिविजन्स हैं, और ये वाला हिस्सा, ये वाला, दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक साइट। क्लियर? सो बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट, एक्टिव साइट की आगे दो यानी कि साइट्स है, दो रीजन्स हैं। बाइंडिंग साइट नाम से जाहिर है बाइंड करवाएगी, अटैच करवाएगी किसको? प्रॉपर सबस्ट्रेट को। सो दिस साइट अलाउज द प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ अ सबस्ट्रेट और अ प्रॉपर सबस्ट्रेट। क्लियर? और जैसे ही सबस्ट्रेट आकर यहां पर बाइंड होगा, सो इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो बाइंडिंग साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्टीमेटली द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो तब ये कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, सो इसकी एक्टिविटी के लिए चाहिए, इसको एक्टिवेट होने के लिए पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है एट द एक्टिव साइट और द बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिव साइट। क्लियर? सो लेट्स हैव अ लुक। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द recognition किसकी? द सबस्ट्रेट, एंड बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, recognition ऑफ सबस्ट्रेट, एंड ऑल्सो द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये तीन काम यहां पर हो रहे हैं एट द बाइंडिंग साइट। ये बाइंड करवा दिया। नाउ द कैटालिटिक साइट इज एक्टिवेटेड। ये एक्टिवेट कब होगी? बाय ES कॉम्प्लेक्स, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब बाइंडिंग साइट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनवा चुकी होगी तब कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाएगी। अब वो उस सबस्ट्रेट को जो यहां पर आकर अटैच हुआ था उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगी।
Clear? So it is activated by enzyme substrate complex and converts the substrate into products. Is that clear? चलिए अब आते हैं जरा नॉन प्रोटीन पार्ट की तरफ. सो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, क्योंकि सारे जो एंजाइम्स उनको तो नहीं चाहिए, जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए हम उसी के हवाले से अब ये सारे डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम उसे हम कहते हैं को फैक्टर. को का मतलब होता है लाइक हैविंग समथिंग ऑपोजिट एट द सेम टाइम. जैसे आप कहते हैं को एजुकेशन, द अपोजिट जेंडर्स स्टडिंग एट द सेम क्लास और द सेम टाइम. ठीक है, जैसे मेल्स और फीमेल्स एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं बट द जेंडर इज डिफरेंट, तो इसलिए हम इसको कहते हैं को फैक्टर. ठीक है, तो ये इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम. तो यहां पे देखिएगा, दिस इज एंजाइम, द एक्टिव साइट, एंड हियर इज द सबस्ट्रेट. अब यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सबस्ट्रेट आकर यहां पर बाइंड कर गया है, लेकिन ये वाली स्पेस स्टिल खाली है. तो यही वो जगह है जहां पर आकर को फैक्टर ने इसको फिल करना है. तो यहां पर आकर अटैच होगा को फैक्टर, नीचे एंजाइम अटैच, ऊपर सबस्ट्रेट को अटैच्ड. सो इट विल अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स. इज दैट क्लियर? चले, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज. ब्रिज का मतलब ये देखिए, ये ब्रिज कहते हैं जो दो किनारों को मिलाए. ये ऊपर सबस्ट्रेट और ये नीचे the protein part of the enzyme, which is called apoenzyme. So it is also a source of energy. तो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होना है उसको आगे फर्दर प्रोसीड करना है, एनर्जी चाहिए, तो जो ये नॉन प्रोटीन पार्ट है ये एड करेगा इन द प्रोविजन ऑफ एनर्जी, एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग. जब तक ये आकर यहाँ पर अटैच नहीं होता या पहले से मौजूद नहीं है, तब तक ये एंजाइम अपने सही तरह से एफिकेसी नहीं दिखाएगा और ना ही सही तरह से काम करेगा. क्लियर? लेकिन ये शर्त सिर्फ उन एंजाइम्स के लिए है जो जिनको को फैक्टर चाहिए. जो सोलली प्रोटीन से बने हुए हैं उनको इसकी कोई जरूरत नहीं हो, अकेले भी काम कर सकते हैं. अब हम इन नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि को फैक्टर, इसको हम तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो फर्स्ट वन इज एक्टिवेटर. एक्टिवेटर किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो या हम अगर एंजाइम की बात करें तो ऐसा एंजाइम जो एक्टिवेट कर दे किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर. सो एक्टिवेटर जो होते हैं दे आर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स. पहली बात तो याद रखनी है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं. दे आर डिटैचेबल, याद रखिएगा, दे कैन बी रिमूव्ड एंड अटैच्ड, एंड दे आर मेटल आयंस. याद रखना है. सो दे आर मेटल आयंस लाइक मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब देखिए इसमें यू कैन सी देयर इज एंजाइम बाय द नेम ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस. ये एंजाइम जो है इट रिक्वायर्स अ कोफैक्टर, लेकिन कौन सा? इट रिक्वायर्स अ मेटल दैट इज जिंक. तो जिंक इसके साथ आकर के अटैच होगा तो तब ये एंजाइम एक्टिवेट होगा. अब ये अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. लेकिन अगर ये जो जिंक है ये परमानेंटली अटैच नहीं है, ये यहां से रिमूव भी हो जाएगा उसके बाद. आफ्टर एक्टिवेशन इट बिकम्स रिमूव्ड. दूसरी टर्म है को एंजाइम. सो पहले को फैक्टर, अब हम बात कर लेंगे इसी के बिल्कुल पैरेलल को एंजाइम. अब ये जो को एंजाइम है ये हम बात करें को फैक्टर की, लेकिन ये इसकी नेचर क्या है? इट इज ऑर्गेनिक. इट इज ऑर्गेनिक को फैक्टर. एक्टिवेटर क्या होते हैं? वो इनऑर्गेनिक को फैक्टर हैं. को एंजाइम और प्रोस्टैटिक ग्रुप, बोथ ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक को फैक्टर्स. तो वो ऑर्गेनिक फैक्टर को फैक्टर जो लूजली अटैच हो, विच इज लूजली अटैच्ड टू द protein part of the enzyme, that is called as coenzyme. Clear? And most of the coenzymes they are derived from vitamins. मतलब कि उनके जो स्ट्रक्चर है वो विटामिन से ही बनते हैं, और यहाँ पर vitamins they play the role of raw materials for coenzymes. Clear? So they are derived mostly from vitamins in which they act as raw materials. यानी vitamins का यहाँ पर क्या रोल है? ये विटामिन्स यहाँ पर रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जिससे आप कोई रिफाइंड चीज बनाना शुरू करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल FAD एंड NAD, सो दीज आर कोएंजाइम्स. सर्टेन विटामिन्स they also act as coenzymes. FAD it stands for flavin adenine dinucleotide, nicotinamide adenine dinucleotide, NAD. ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं कोएंजाइम की. मतलब कि कोफैक्टर
और ऑर्गेनिक हो और वो लूजली अटैच हो टू द प्रोटीन पार्ट, that is called as coenzyme, and most of the coenzymes they are derived from vitamins. Now the prosthetic group. Prosthetic group ये भी ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ये उसकी तरह लूजली अटैच नहीं है बल्कि ये कोवलेंटली अटैच है, टाइटली अटैच्ड है, इट इज कोवलेंटली बॉन्डेड। क्लियर? लेकिन यहां पर हम बात करें कोफैक्टर की, ठीक है, सबस्ट्रेट की बात ही करें, वहां पर उसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना कि एक्टिव साइट के ऊपर वो जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं वो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के दरमियान बन रहे हैं। यहां पर हम एक्टिव साइट के ऊपर मौजूद जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो कोफैक्टर उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स विद द प्रोटीन पार्ट, मतलब कि दे परमानेंटली दे आर द परमानेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम, इसके बगैर एंजाइम मुकम्मल नहीं होता है। जैसे कि इन दिस केस यहां पर दिस इज जिंक और ये एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्लियर? सो जब तक जिंक यहां पर आकर के टाइटली बाउंड नहीं हो जाता तब तक ये प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं कहलाएगा, मतलब ये परमानेंटली आकर अटैच होता है। अब इन्हीं से रिलेटेड दो और टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है एपो एंजाइम और दूसरा होलो एंजाइम। एपो एंजाइम ये बेसिकली वो तमाम एंजाइम्स जिनको सही तरह से फंक्शनिंग करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, अगर उनका कोफैक्टर यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर वो व्हिच इज कोएंजाइम ये वहां से रिमूव्ड हो, इफ दे आर रिमूव्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। सो एंजाइम विदाउट इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड द एपो एंजाइम, मतलब कि ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम है जिसकी मैंने यहां पर बात की। सो एपो दिस वन द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम दैट इज एपो एंजाइम, या इसको इनएक्टिवेटेड पार्ट भी कहते हैं, मतलब जब तक आकर इसके साथ इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप या इसका कोई एंजाइम आकर अटैच हो नहीं जाता तब तक ये इनएक्टिव रहेगा। क्लियर? सो इसको हम इनएक्टिव एंजाइम भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप में इस्तेमाल होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? लेकिन ये यहाँ पर इनएक्टिव है, फिलहाल ये खाली है, ठीक है, ये उसके ऊपर ग्लूकोज के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। Another term is there that is called as holo. Holo means होल से याद रखना है, मुकम्मल। सो होलो एंजाइम मतलब कि ये स्टेट है। अच्छा, ये दोनों स्टेट्स हैं एक एंजाइम, जैसे कि आपके पास ये सामने एंजाइम है और अगर इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है या जो इसका कोफैक्टर है एंजाइम, इफ इट इज रिमूव्ड, अगर ये यहां पर अटैच्ड नहीं है, दिस इज कोफैक्टर, जिसको चाहिए था, ये यहां पर अटैच नहीं है, मतलब कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, ये कोएंजाइम भी हो सकता है। अगर ये यहाँ पे अटैच नहीं है तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो प्रोटीन पार्ट, इसे जिसको हम कहेंगे एपो एंजाइम, और जब ये वापस आकर अटैच हो जाए, अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, सो नाउ इट विल बी टर्म्ड एज होलो एंजाइम। क्लियर? सो लेट्स हैव अ लुक। द एंजाइम विद एक्टिवेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर, मतलब कि उसका कोएंजाइम हो सकता है या कुछ भी हो, तो वो जब उसके साथ अटैच्ड होगा इस कंडीशन में, सो दिस इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। क्लियर? और जब ये डिटैच्ड होगा तो तब ये खाली एपो एंजाइम कहलाएगा। क्लियर? यहां पर एग्जांपल इसी को कंटिन्यू करूंगा। हेक्सोकाइनेज अब ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, ये पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, यू नो वेरी वेल। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, इसकी फॉस्फोराइलेशन करवाने के लिए इस हेक्सोकाइनेज को मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है? सो इट इज बेस्ट एग्जांपल कि यहां पर जब तक मैग्नीशियम जो कि इसका पार्ट है, जो इसका कोफैक्टर है, ये आकर अटैच नहीं होता तब तक ये एंजाइम जो है वो अपना काम सही तरह से परफॉर्म नहीं करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज भी ऐड करता चलता हूँ। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, खास तौर पर हम बात करेंगे प्रोटीएजेस की। प्रोटीएजेस मतलब कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आमतौर पर जब अपनी सेल से रिलीज होते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है? वो इनएक्टिव फॉर्म इसलिए होते हैं क्योंकि जब वहां से सेल से निकलेगा या सेल के अंदर कुछ देर रहेगा, सेल से जब बाहर निकलेगा, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें जाएगा या किसी टिश्यू में जाएगा, वेयर एवर इट विल गो, इट विल कॉज द डाइजेशन। ठीक है? क्योंकि कैविटी के अंदर आ गया तो वहां पर प्रोटीन्स हैं, तो चूंकि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो ये इसको जो प्रोटीन स्ट्रक्चर उनको डाइजेस्ट करवा देगा। इस चीज से बचने के लिए अल्लाह ताला ने जो प्रोटीएजेस होते हैं आमतौर पर मोस्ट ऑफ देम दे आर इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव फॉर्म्स,
उस इनएक्टिव फॉर्म को ये खास तौर पर हम प्रोटीन्स की बात कर प्रोटिएजेस की बात कर रहे हैं, उनको ज़ाइमोजेंस भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज ज़ाइमोजेंस और आल्सो कॉल्ड एज प्रोएंजाइम्स। मतलब कि ये वो एंजाइम्स हैं जो जब रिलीज होंगे तो इनके साथ एक इनका जो पार्टनर अटैच होगा, इसका कोफैक्टर अटैच होगा और ये जो पार्टनर है उस वक्त तक डिटैच नहीं होगा जब तक इसको डिटैच करवाने वाला नहीं आ जाता। लेट्स फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, जैसे कि पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। रिलीज कहां से होता है? फ्रॉम द ग्लैंड सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक मिकोजा। वहां से फिर ये रिलीज होकर आता है गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर। क्लियर? अब ये एंजाइम अगर एज इट इज आ गया तो फिर मैदे को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे एक अल्लाह ताला ने एक चेन रखी होती है अमीनो एसिड्स की, वो उतरती है किसकी मौजूदगी में? HCl की मौजूदगी में। जब वो उतरेगी तो तब वो पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा नाउ इनटू पेप्सिन एंड इट बिकम्स एक्टिवेटेड एंजाइम और ये अब अपना काम शुरू कर देगा, मतलब कि प्रोटियोलाइसिस स्टार्ट कर देगा, प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट करवा देगा। सो इट इज अ वेरी कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। सो ये उनके लिए टर्म है ज़ाइमोजेंस, जैसे पेप्सिनोजन, जैसे ट्रिप्सिनोजन। क्लियर? सो ये उनके लिए टर्म्स होती हैं इनएक्टिव फॉर्म्स के लिए।